Sri Rahul Joshi, Managing Director and Group Editor-in-Chief, Network 18. Sri Santosh Menon, Chief Content Officer, Network 18. Susri Palki Sharma, Managing Editor, First Post. सबसे पहले मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस नेटवर्क 18 और फर्स्ट पोस्ट से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में फर्स्ट पोस्ट ने जनता में जिस तरीके से अपनी रीच बढ़ाई है और दर्शकों को अपने से जोड़ा है और उनकी आवाज बनकर यह उभरा है, उसके लिए आप सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बहुत ही कम समय में अपनी बढ़ती क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के चलते फर्स्ट पोस्ट लोगों के बीच उनका अपना चैनल बनकर उभरा है। आपके माध्यम से मैं बड़ी संख्या में देश की जनता से रूबरू हो रहा हूं इस समय। इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, वैसे तो यह पूरा समिट भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और भविष्य में डिफेंस सेक्टर के सामने उत्पन्न होने वाले चैलेंजेस तथा पॉसिबिलिटीज के बारे में है, पर एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं रक्षा संबंधित इन मुद्दों पर तो आपसे बात करूंगा ही, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी देश का डिफेंस सेक्टर वैक्यूम में ग्रो नहीं करता। यदि किसी राष्ट्र की सुरक्षा में कोई वृद्धि होती है, चुस्ती आती है, तो वह वृद्धि सिर्फ सुरक्षा में ही नहीं होती है, बल्कि सारे सेक्टर्स में एक साथ होती है और सारे ही सेक्टर्स विकास के क्रम में एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं। आइसोलेशन में कुछ भी ग्रो नहीं होता। इसलिए मैं डिफेंस सेक्टर के अलावा बाकी क्षेत्रों पर भी आपसे यहां कुछ बात करना चाहूंगा। साथियों, जब नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है तो स्वाभाविक रूप से वह एक ब्रॉडर गवर्नेंस का हिस्सा होती है। अर्थात जब किसी देश की इकोनॉमी में वृद्धि होती है, जब आपके फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होती है, जब आपकी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है, जब आपके नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी वृद्धि यह देखने को मिलती है। अतः भारत के सर्वांगीण विकास पर, यानी भारत के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट पर बात किए बिना उसकी सुरक्षा मात्र पर बात करना कहीं न कहीं मैं मानता हूं यह अधूरा ही समझा जाएगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष देश की सुरक्षा व्यवस्था, रक्षा, औद्योगिक क्षेत्र आदि की तो बात करूंगा ही, साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने यह बात भी रखना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तथा पहले की गैर भाजपा सरकारों के बीच मौलिक अंतर, यानी मूल अंतर क्या है। साथियों, बहुत अधिक भूमिका में न जाते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आऊं तो यह मूल अंतर है शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म में से। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्ग टर्मिज्म और लॉन्ग टर्म गेन को यह बराबर प्रायोरिटी दी गई है। मैं इस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब सामान्यतः सरकारों का यह काम करने का तरीका होता है कि वो कुछ इस प्रकार से काम करती हैं, अपनी पॉलिसी डिजाइन करती हैं, ताकि उस पॉलिसी का अगले 5 साल के अंदर अंदर, यानी क्विक आउटकम जल्दी आ सके और उस आउटकम के आधार पर वो सरकार जनता के बीच वापस जाकर वोट मांग सकें। और एक क्विक आउटकम पर फोकस करना ही यह शॉर्ट टर्मिज्म है, ऐसा मैं मानता हूं। यदि कोई ऐसा रिफॉर्म है जो शॉर्ट टर्म में भले ही गेन न दे रहा हो, किंतु लॉन्ग टर्म में देश के लिए व समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो, फिर भी सामान्यतः सरकारें डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर 5 वर्ष में आने वाले चुनावों के कारण उस रिफॉर्म को करने से बचती हैं।
अक्सर उन्हीं चीजों पर फोकस किया जाता है, उन्हीं योजनाओं को लागू किया जाता है जो शॉर्ट टर्म गेन दे सकें। और साथियों, यह शॉर्ट टर्मिज्म की समस्या सिर्फ भारत जैसे देश में ही नहीं है, मैं जानता हूं, बल्कि दुनिया के कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी यदि नजर डालें तो यह समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप यूएस यानी अमेरिका का उदाहरण लीजिए, वैसे तो वहां प्रत्येक 4 वर्ष पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन अमेरिका के द्विवार्षिक चुनावी प्रणाली है, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सारे सदस्यों और साथ ही साथ सीनेट के कुछ सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों पर वहां चुनाव होता है। हर वक्त चुनावी मोड में रहने के कारण वहां भी सरकार के द्वारा बहुत ही पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। वहां भी वैसी योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है, वहां भी वैसी ही योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है जो क्विक आउटकम दे सकें। इस शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान देने के कारण वहां जिस तरीके से बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है और जिस तेजी से वहां फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, उससे वहां के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इस समय गंभीर रूप से चिंतित हैं। शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म के मुद्दे पर हमें यूरोप का भी उदाहरण देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि यूरोप एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, वहां अधिकांश देश काफी डेवलप्ड हैं, लेकिन उन डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी का अध्ययन जब आप करेंगे तो एक बहुत ही बारीक चीज पर आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से जाएगा। उन डेवलप्ड कंट्रीज में खासकर फ्रांस, इटली और यूके जैसे जो रिच कंट्रीज मानी जाती हैं, वहां भी पिछले कुछ समय में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ काफी स्टंटेड रही है, क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो कठोर निर्णय लिए जाने चाहिए थे, जितना लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। इन विकसित देशों में जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए था, वह काफी देर तक नहीं किया गया। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में भारत की सफलता को देखकर यूरोप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने की दिशा में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब भारत की वर्तमान स्थिति का उदाहरण हम देखते हैं। यहां भी हर 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव होते हैं और लगभग प्रत्येक 8 महीने 10 महीने पर आपको किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता हुआ नजर आता है। हम चाहते तो हम भी वही कर सकते थे जो भारत में पुरानी सरकारों द्वारा अब तक किया जाता रहा, लेकिन हमारी सरकार की विकासात्मक सोच के कारण हमने कभी भी चुनावी मजबूरी की वजह से पार्टी को जिताने की मंशा से शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। जहां एक तरफ यूएसए जैसी डेवलप्ड नेशंस में फिस्कल पॉलिसी उनके नियंत्रण से बाहर हो गई, वहीं भारत में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद सरकार ने फिस्कल डिसिप्लिन का पूरी तरह से पालन किया है। साथियों, अनेक ऐसे कार्य किए गए जहां हमारी सरकार ने शॉर्ट टर्म को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर काम किया है। भले ही उसके लिए शॉर्ट टर्म पेन उठाना पड़ा, लेकिन जो काम राष्ट्र के हित में था तथा समाज के लॉन्ग टर्म हित में था, उस काम से ही प्रधानमंत्री जी द्वारा कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। जैसे आप देखिए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कितना शोर शराबा था, लेकिन इस जीएसटी रिफॉर्म जब लेकर हमारी सरकार आई तो कुछ समय तक व्यापारियों को परेशानी हुई, इसे मैं मानता हूं। कुछ समय तक एडजस्ट करने में भी समस्या हुई और वह शॉर्ट टर्म पेन हुआ, लेकिन उसके बाद से जो लॉन्ग टर्म गेन जीएसटी में देखने को मिला है, आज जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आज जिस तरीके से व्यापारियों को सुविधा हो रही है, वह राष्ट्र के हित में है। आज इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन हुआ है, ब्लैक मनी में कमी आई है,
इससे अर्थव्यवस्था को एक संरचनात्मक मजबूती मिली है, स्ट्रक्चरल एक उसमें मजबूती आई है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा ही लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया है। हमने हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे की सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया है, और एक तरफ हमने जहां हमारी नई पीढ़ी को शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए नई शिक्षा नीति को इंट्रोड्यूस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने करीब 400 नई यूनिवर्सिटीज, 7 नए IITs और 7 नए IIMs भी इस्टेब्लिश किए हैं। इसके अलावा PM श्री योजना के तहत करीब 15,000 स्कूलों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड इस समय किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर के अलावा आप हेल्थ सेक्टर की ओर यदि ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक तरफ जहां देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का सालाना हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों और महिलाओं में पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए पोषण अभियान भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस देश के गरीबों को समर्पित स्वास्थ्य क्षेत्र में की अनेक योजनाएं हैं, जिनका इस मंच पर यदि मैं जिक्र करने लग जाऊं तो सिर्फ योजनाओं का ही के जिक्र में ही पूरा समय निकल जाएगा। साथियों, हमने सिर्फ योजनाओं में ही नहीं बल्कि हेल्थ सेक्टर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया है। आज भारत में एम्स की संख्या 20 से अधिक पहुंचने वाली है। देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मरीजों को अत्यंत ही सस्ते दामों पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। आप सबको भी जानकारी होगी कि जन औषधि केंद्रों पर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% कम कीमत पर मेडिसिन लोगों को उपलब्ध हो रही है। साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म गेन देते हैं। जैसे शिक्षा में आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बच्चों पर करते हैं, और हेल्थ में आप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जच्चा बच्चा पर करते हैं, यानी जो इन्फेंट हैं और उनकी मदर हैं उन पर आप करते हैं। अब जाहिर सी बात है, उन पर किए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट का आपको त्वरित लाभ तो नहीं मिलेगा, वह लाभ तो आपको देश के सामाजिक संरचना में भी कुछ समय के बाद परिलक्षित होना प्रारंभ होगा। इसलिए शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हमारे यह सारे प्रयास शॉर्ट टर्म में शायद उतने लाभ न दिखा पाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह देश की आने वाली पीढ़ी के लिए तथा इस राष्ट्र के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। साथियों, इसके अलावा शॉर्ट टर्म गेन की जब बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र भी स्वाभाविक रूप से आता ही है। यदि कोई सरकार शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान देती है तो वह उन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देती है जिसका आउटकम तुरंत मिलने वाला हो। वैसी सरकार कोई भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम शायद ही करती है जिसका आउटकम 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद मिलने वाला हो। अब चूंकि आप देखते हैं कि भारत में हर 8 महीने 10 महीने पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, हर 5 वर्षों पर लोकसभा के चुनाव भी होते हैं, तो इन चुनावों के मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है और लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को सामान्यतः इग्नोर किया जाता है, जैसा कि भारत में पिछली सरकारों के समय यह देखने को मिलता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह क्लियर विजन रहा है कि हमें देश में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है और अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हमको बिल्ड करना है। और साथियों, हम सागरमाला योजना की यहां भी चर्चा करना चाहेंगे। हम सागरमाला योजना के साथ आए
पीएम गति शक्ति योजना के साथ आए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ आए, जो सिर्फ 5 सालों के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले 20-25 वर्षों के लिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मार्गदर्शन यह प्रदान कर रहा है। साथियों, इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म्स की भी बात मैं आप सबके सामने करना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुरानी सरकारों में जिस तरीके से भाई भतीजावाद को ध्यान में रखते हुए बैंक्स के द्वारा लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए और जिस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन किया गया, उससे सिर्फ बैंक में एनपीओ को बढ़ावा दिया, बल्कि बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से फ्रेजाइल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। आप सबको जानकारी होगी कि 2018 में यह एनपीए रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 11.18% था, जो 23 में आकर अप्रॉक्सीमेटली 3.1% पहुंच गया। यहां तक कि हमारी इकॉनमी फ्रेजाइल 5 में आ गई थी। वहां से प्रधानमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को फेबुलस 5 में लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, इसके बावजूद हमारी सरकार के द्वारा जिस तरीके से बैंकिंग रिफॉर्म्स किया गया, उससे शॉर्ट टर्म पेन तो हुआ। कुछ समय के लिए जो पाबंदियां लगाई गई, उससे व्यवस्था को अनुकूल बनने में समय तो लगा, किंतु आज हम उस लॉन्ग टर्म गेन उसमें देख रहे हैं। और आज बैंकों की एनपीए की समस्या मैं यदि कहूं कि लगभग समाप्त हो गई है, तो यह कहना भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। आज क्रेडिट ऑफटेक में गजब का जंप सा आया है। आज न सिर्फ प्राइवेट बैंक्स बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी फ्रेजाइल सिचुएशन से निकलकर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। साथियों, बैंकिंग व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है एक और बात जो हमारे जहन में आ रही है कि जब प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आने के साथ ही जनधन योजना के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ने का काम प्रारंभ किया, तो विपक्ष के द्वारा संसद में और अलग अलग मंचों पर हमारा मजाक उड़ाया गया और यह कहा गया कि जीरो बैलेंस में खाता खोलना एक तरह से बैंक्स के रिसोर्सेस की बर्बादी है और शुरुआत में जनधन खाताओं के त्वरित लाभ हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका लाभ हमें बहुत देखने को मिला है। मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। किसी प्रधानमंत्री की मैं आलोचना कभी नहीं करता हूं और जब मैं जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूं उसमें किसी प्रधानमंत्री की आलोचना करने की मेरी मंशा भी नहीं है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी को व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मैं क्या करूं, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल जो भी लाभार्थी होते हैं उनको केवल 14 पैसा मिल पाता है। लेकिन डीबीटी सिस्टम से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वह करिश्मा किया कि आज 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो पूरा 100 का 100 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। करप्शन को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। करप्शन को रूट आउट करने की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। करप्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो केवल भाषण देकर करप्शन को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसलिए सिस्टम में चेंजेज लाने पड़ेंगे। वो सिस्टम में चेंज लाने का काम हमारी सरकार ने किया है और आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों का सरकार से सीधा जुड़ाव हो रहा है। जो लोग इस सरकार का तथा सरकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से देश के गरीबों का उपहास कर रहे थे, उनके द्वारा उड़ाए गए उन तमाम मजाकों का जवाब इस देश की जनता ने दिया है। आम जनता न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी है, बल्कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से देश की जनता डिजिटल लेन देन से प्रभावी तरीके से जुड़ रही है। न सिर्फ जुड़ी है, बल्कि हम डिजिटल लेन देन के मामले में दुनिया में नंबर वन देश बन गए हैं। दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में भी हमसे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में अब सीख रही हैं। अब यूपीआई के बारे में आप जानते हैं, अब हमारे इस यूपीआई को इसमें वैश्विक मान्यता धीरे धीरे प्राप्त होनी प्रारंभ हो चुकी है। साथियों, एक रक्षा मंत्री होने के नाते और रक्षा क्षेत्र में भी शॉर्ट टर्म गेन की बजाय
लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान देने वाले कुछ उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। जब हमने डीएमए की स्थापना की, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना की, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद का सृजन किया, तो कई लोगों के द्वारा यह कहा गया कि सीडीएस की स्थापना से कुछ समय तक सेनाओं में उथल पुथल रहेगी, कोऑर्डिनेशन उस तरह से शायद न बन पाए जिस तरह की अपेक्षा रखकर इस पद को क्रिएट किया गया। लेकिन हम जानते थे कि इस पद से लॉन्ग टर्म में भारत की तीनों सेनाओं और सरकार के मध्य जो कोऑर्डिनेशन है वह और स्मूथली संभव हो पाएगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास था। इसलिए हमने शॉर्ट टर्म पेन की बजाय लॉन्ग टर्म गेन पर ध्यान दिया। साथियों, हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इंटीग्रेशन पर ध्यान दिया। जो पुराना ढर्रा चला रहा था उसमें तीनों ही सेनाएं अलग अलग काम करती थी। इनके बीच कोलैबोरेशन सामान्यतः जितना होना चाहिए उतना देखने को नहीं मिलता था, जिस वजह से विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में स्वाभाविक रूप से थोड़ी समस्या आती थी। हमने जब इंटीग्रेशन पर ध्यान दिया तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट अवश्य था, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि यह लीक से हटकर किया गया काम था। लेकिन अब आप देखिए चीजें किस तरीके से बेहतर हो रही हैं, और आने वाले समय में यदि भारत किसी भी प्रकार की स्थिति से गुजरता है तो उसके पास तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यदि आप देखें तो जब हमने हथियारों की पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट तैयार की और इस बात की ओर हम आगे बढ़े कि भारत के सैनिकों के हाथों में भारत में बने ही प्रोडक्ट्स होंगे, इस पर भी कुछ लोगों के द्वारा यह सवाल उठाए गए कि हमारे यहां बने प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास के नहीं होंगे, विश्व स्तरीय नहीं होंगे। हालांकि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से असहमत हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यदि हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को मौका ही नहीं देंगे तो वह अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। और प्रारंभ में हमें कुछ दिक्कतें आई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शॉर्ट टर्म पेन हुआ, लेकिन सेना की मजबूती और डिफेंस सेक्टर की सेल्फ रिलायंस, डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता के लिए हमने इस शॉर्ट टर्म पेन के बजाय देश के लॉन्ग टर्म गेन पर ही हम लोगों ने ध्यान दिया। साथियों, हमारी सरकार में लॉन्ग टर्म गेन को ध्यान में रखकर डिफेंस सेक्टर में हुए जो कुछ चेंजेज हैं, जब आप बारीकी से उसका आकलन करेंगे तो आपको कई ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमने इंडिया के डिफेंस सेक्टर को कितने रेडिकल रूप से चेंज किया है। हमने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन था, भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में प्रभावी तरीके से हम लोगों ने काम किया है और उसका आउटपुट मिलना भी प्रारंभ हो गया है। हम पहली ऐसी सरकार हैं जिसने हथियारों के इंपोर्ट पर खुद के लिए ही प्रतिबंध लगाया है। अब बस कल्पना करके देखिए कि शॉर्ट टर्म में किसी भी राष्ट्र के लिए कितना पेनफुल है यदि वह राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए कुछ हथियारों के इंपोर्ट पर ही प्रतिबंध लगा दे। यह हमारे लिए शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट अवश्य था, लेकिन वह चुनौती अब धीरे धीरे अवसर में बदल रही है तथा भारत का सूरज विश्व के रक्षा औद्योगिक पटल पर अब पूरी तरह से धीरे धीरे उभरना अब प्रारंभ किया है। साथियों, अब भारत की रक्षा औद्योगिक क्षेत्र, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी के साथ सेल्फ रिलायंस की ओर कदम बढ़ा चुका है और हमारे सैनिकों के हाथों में अब जो हथियार आ रहे हैं वो हमारे देश की धरती पर बने हैं और हमारे देशवासियों के हाथों से बने हैं। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने पांच
जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसके तहत 500 ऐसे हमारे सिस्टम और इक्विपमेंट हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और यह फैसला किया है चाहे जो भी हो उसका निर्माण, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और भारतवासियों के हाथों से होगी। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी की है, जिसके तहत 4,606 और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसका निर्माण हमारे देश में ही और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगा। साथियों, हमारी गवर्नमेंट का यह मानना है कि कोई भी सेना सिर्फ दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं कर सकती है। इसलिए हमने आत्मनिर्भरता के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि हमारे सैनिकों के लिए रक्षा संबंधित साजो सामान का उत्पादन भारत में ही हो। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे यह प्रयास अब रंग ला रहे हैं। आज भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ सालाना के आंकड़े को पार कर चुका है। इस समय अप्रॉक्सीमेटली 1,08,000 मोर देन 1,08,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। साथियों, हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से यह इंश्योर किया कि हम भारतीय सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करें, यदि संभव हो तो हम उसका एक्सपोर्ट भी करें। और जब हमने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट की ओर ध्यान देने की बात की, तब हमारे इस प्लान को कई लोगों ने बहुत ही शंका की दृष्टि से देखा और ये कहा कि संभव नहीं है। और इसलिए कहा क्योंकि भारत का रक्षा औद्योगिक क्षेत्र कभी भी एक्सपोर्ट के लिए कभी नहीं जाना जाता था। इंपोर्ट के लिए तो जाना जाता था, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए कभी नहीं जाना जाता था। हम तो हमेशा आर्म्स एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं। आर्म्स एंड इक्विपमेंट खुद अपने ही देश में बनाकर और उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना, यह एक ऐसा काम था जिसे करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन पुरानी सरकारों ने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कभी भी प्रयास ही नहीं किया और वह शॉर्ट टर्म गेन की ओर ही अपना ध्यान बराबर लगाती रही। साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हमारी सरकार ने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भारत को रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी ऊपर तक ले जाने की योजना बनाई। और आज आप देख सकते हैं कि हम अपने उन प्रयासों में सफल भी हुए हैं, जिसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि आज से 7-8 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट्स का एनुअल एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1,000 करोड़ भी रुपए भी नहीं हुआ करता था, लेस देन 1,000 करोड़ था भारत में एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वह आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह मैं 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं जी। अप्रॉक्सीमेटली 900 या 1,000 या 1,100 करोड़ था, आज वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हम एक समय दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर थे, लेकिन आज हम टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आकर खड़े हो गए। साथियों, अब हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करना तो जारी रखा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने स्टार्टअप्स के माध्यम से यंग माइंड्स में भी डिफेंस सेक्टर में, यंग माइंड्स को भी डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने इनवाइट किया। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई सरकार स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की सोचती है तो वह लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचती है, क्योंकि यही कंपनी आने वाले 20-25 सालों में अपनी इनोवेशन के दम पर हो सकता है कोई ऐसा काम कर दें जो वैश्विक पटल पर देश की एक पहचान ही बदल दे। इसलिए अभी हाल में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो भी मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर कामत हमारे डीआरडीओ के यहां पर चेयरमैन, डीडीएनआरडी सेक्रेटरी भी बैठे हैं, वो भी मौजूद थे।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मेरी चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, उसमें भी हमने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के अनेक इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं। और मैं जानता हूं कई हमारे सहयोगी ने कहा कि साहब ये कुछ जोखिम भरे कुछ ये कदम है। मैंने कहा हम एक बार एक्सपेरिमेंट इस काम को करेंगे। तो उसमें मेजर रिफॉर्म हमने किए हैं और हमने स्टार्टअप्स से प्रोक्योरमेंट करने के लिए कास्टिंग, पेमेंट टर्म्स और एलिजिबिलिटी आदि को काफी लिबरलाइज कर दिया है। हां, इस बात को मैंने जरूर कहा है, जिस तरीके से इसको लिबरलाइज हम लोगों ने किया है, 1 साल के बाद फिर से हमको समीक्षा करनी चाहिए और करेंगे समीक्षा। और आज तो स्टार्टअप्स के बारे में ये बतलाते हुए मुझे खुशी होती है कि जहां पर 2014 के पहले बामुश्किल 300, 400, 500 स्टार्टअप्स हमारे देश में हुआ करते थे, आज उनका नंबर 1 लाख से अधिक हो गया है। साथियों, वर्तमान समय में दुनिया जिन हालातों से गुजर रही है, आप सब भी आकलन करते हैं कि टेक्नोलॉजी हर मामले में एक बड़ा वॉरियर बनकर उभरी है। टेक्नोलॉजी एक बड़ी योद्धा बनकर उभरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट वेपन्स, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर जैसी भविष्य की चीजों में वही देश आगे बढ़ सकते हैं जो अपने यहां टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार आपको सफलता मिलती है, तो कई बार आपको असफलता भी मिलती है। लेकिन लगातार प्रयासों के माध्यम से यदि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बनते जाते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में, यानी आने वाले 20-25 सालों में भारत को इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की होगी। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए हम डीआरडीओ के तत्वावधान में डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी लेकर आए हैं, जिसे शॉर्ट टर्म में टीडीएफ कहते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन को इनवाइट किया है। यहां मैं विशेष रूप से आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा साथियों। आईडेक्स डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एक यह अनूठा कदम है, इनोवेटिव कदम है। आईडेक्स डिफेंस एंड एरोस्पेस में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए। आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए, जिसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ते स्टार्टअप की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा जंप है। साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सालाना है, स्थानीय कंपनियों से यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से खरीद करने के लिए आरक्षित कर दिया है, इसको रिजर्व कर दिया है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि एक मेजर स्टेप है। एक बहुत बड़ा यह प्रयास है। और इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक, ध्यान से सुनिएगा, इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्विजिशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। 1 साल की बात मैं कर रहा हूं। 4,35,000, 4,35,000 का। और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक के अचीवमेंट्स ने केवल एक नींव बनाई है, एक फाउंडेशन बनाई है। और आने वाले 5 वर्षों में हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारा उद्देश्य है कि 2028-29 तक हमारा
एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए को टच करे और साथ ही हमारा सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट वो 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए, यह टारगेट हम लोगों ने निर्धारित किया है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि हम भारत में एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम को आने वाले 5 वर्षों में भारत में ही हम बनाएं। यह लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम्स को आने वाले 5 वर्षों में हम भारत में ही बनाएं। और अब यह लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य तो है नहीं, और हो भी क्यों, जब इस देश के युवाओं की क्षमता और लगन असाधारण है, और यह मैं ही नहीं महसूस कर रहा हूं, अब दुनिया के विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग भी इसे महसूस करते हैं। जब इस देश की सरकार की इंटेंशन एकदम साफ सुथरी है, तो साधारण लक्ष्य निर्धारित करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आने वाले 5 वर्षों में हम असाधारण लक्ष्यों की ओर बढ़ने की रोमांचक यात्रा तय करेंगे, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, इस बार के बजट पर यदि हम ध्यान आपने दिया होगा यदि, तो आप पाएंगे कि इस बार भी डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन हुआ है। सबसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट को बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है, जो कुल बजट का मोर देन 13% होता है। सरकार के पास अब ना तो पैसे की कमी है, अब केवल पैसे से काम नहीं चलता, नीयत चाहिए, इंटेंशन चाहिए, करने का जज्बा चाहिए। तो न तो भारत के पास पैसे की कमी है, और न तो भारत के पास नीयत की कमी है, और न तो भारत के पास जज्बे की कमी है, न तो भारत के पास जोखिम उठाने के साहस की कमी है। सीमाओं पर, बॉर्डर्स का जहां तक सवाल है, बॉर्डर्स पर गहराती चुनौतियों के साथ साथ बॉर्डर के चैलेंजेस से आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के मौजूदा बदलते हालातों के मद्देनजर इस डिफेंस बजट को बढ़ाया गया। यह कदम भारत सरकार की लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म सोच को यह दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम सेनाओं में अग्निपथ एक नई योजना लेकर सामने आए। उस पर लोगों का समर्थन भी हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। सेनाओं में ज्यादा से ज्यादा देश की युवा शक्ति की भागीदारी हो, यह हमारी सोच थी। यूथफुलनेस हमारी आर्मी में बढ़े, इसलिए लाए हैं, और इसलिए भी लेकर आए हैं ताकि आने वाले समय में हमारी सेना दुनिया की सर्वोच्च सैन्य शक्तियों में से एक हो। और इस सोच के साथ और इसी विजन के साथ हम सब ने तीनों ही सेनाओं में अग्निवीरों को शामिल करने की प्राथमिकता दी है। और इस बड़े बदलाव से एडजस्ट करने में थोड़ा समय, मैं मानता हूं, अवश्य लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह बदलाव किस तरह से हमारी सेना को पहले की कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत बनाएगा। साथियों, अब तक मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रेगुलेशन और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म गेन पर आपसे बात की है, लेकिन नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ना चाहता। नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर अभी तक, अब हमको बात यदि हम न करें तो मैं समझता हूं शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म की यह बात शायद अधूरी रह जाएगी। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत, जिसमें कि महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया है, हमने महिलाओं को वर्षों से लंबित उनका एक पॉलिटिकल राइट, एक राजनीतिक अधिकार जो मिल जाना चाहिए था, उसे हम लोगों ने प्रदान किया है। और भारत में हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं इस बात को और भी अधिक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना में महिलाओं की भूमिका निरंतर दिनों दिन सशक्त हो रही है, तथा आने वाले दिनों में यह और मुखर रूप से सामने आपको दिखाई देगी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आपने हमारी नारियों की प्रभावी भागीदारी को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आपने देखा होगा। इसके अलावा साथियों, हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़े उचित ढंग से जनता में पहुंचाने का भी काम किया है।
हमने रेवड़ी कल्चर पर फोकस नहीं किया। हमने लोगों को मिक्सर या कलर टीवी देने का वादा नहीं किया, बल्कि हमने इस देश की ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट किया है। प्रधानमंत्री जी का यही विजन रहा कि हमें भारत की जनता को रेवड़ी कल्चर के नाम पर अकर्मण्य नहीं बनाना, बल्कि हमें अपने मेहनती और युवा यंग ह्यूमन रिसोर्स पर हमें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं हमको इन्वेस्ट करना है, ताकि वो भविष्य में भारत के विकास की जिम्मेदारी उठा सकें। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार अलग अलग मंचों से भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आने वाले 1000 वर्षों तक भारत को ही नहीं सारी दुनिया को एक दिशा दे सके। इसलिए यह बात बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि हमारी सरकार पिछले सिर्फ 5 वर्षों की सरकार नहीं है। हमारी सरकार सिर्फ 5 वर्षों की सरकार नहीं है, बल्कि हम 1000 वर्षों के दृष्टिकोण को रखकर काम करने वाली सरकार है। साथियों, यह प्रधानमंत्री जी का ही लॉन्ग टर्म विजन है, यह उनका पॉलिटिकल करेज है। यह सब करने के लिए पॉलिटिकल करेज चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंस्ट्रेंट्स को ट्रांसेंड करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित की है जो उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। और मैं समझता हूं चौथे कार्यकाल के बारे में भी किसी को संदेह नहीं होगा। और जब मैं यहां अर्थव्यवस्था कह रहा हूं तो मेरा मतलब उसके माध्यम से देशवासियों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सुख शांति, देशवासियों के बीच आपसी सौहार्द यानी भाईचारा, और इसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक उन्नति आदि सभी इसमें शामिल हैं जो बात मैं कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार उनके तीसरे टर्म में इसी प्रकार देश के नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, जिस पर हम अब तक रहे हैं। साथियों, हम इस देश के हर वर्ग को अपने साथ लेकर, कभी कभी हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगता है, इस देश में हर वर्ग को साथ लेकर इस देश की विकास की यात्रा को हम पूरी करेंगे और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्टेबलिश करके ही रहेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। मैं फर्स्ट पोस्ट से जुड़े आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया और बेबाक होकर इन विषयों पर मैंने यहां पर आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। अंत में इस समिट की सफलता के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको